सोचो, अगर खेती ना होती तो हम खाना कहाँ से लाते, और अगर पशु ना रखते तो हम दूध घी कहाँ से लाते। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज मैं आपको क्लास 10th एग्रीकल्चर चैप्टर सिंपल और स्टोरी फॉर्म में सुनाऊंगी, समझाऊंगी। सो रिलैक्स हो जाओ, जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो और उस तरीके से पढ़ रहे हो। जी, सबसे पहले सोचो कि अगर खेती नहीं होती तो हम खाना कहाँ से लेकर आते, और अगर पशु नहीं रखते तो हम दूध घी कहाँ से लेके आते। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। इसका मतलब है क्रॉप्स को ग्रो करना और एनिमल्स को रेयर करना। एग्रीकल्चर चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से बात कहती हूँ कि एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग नहीं है, ये हमें फूड देता है, फैक्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल देता है और लाखों लोगों को जॉब्स यानी कि रोज़गार देता है। इसीलिए एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पर जो 2/3 पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये हमें फूड और रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कई प्रकार की होती है। सब्सिडेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि इंडिया में क्या हर जगह पर एक ही तरह की फार्मिंग होती है? नहीं ना। इंडिया में मेनली 3 टाइप्स की फार्मिंग होती है: परमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। जो हमारे पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर हमें प्लांटेशन फार्मिंग देखने को मिलती है। सोचो, एक ट्राइबल एरिया जहाँ पर फार्मर के पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है और वो सिंपल टूल्स यूज़ करता है और रेन पर डिपेंड रहता है। इस टाइप की फार्मिंग को हम परमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग बोलेंगे, जिसे कि जूमिंग फार्मिंग। ये एक एग्जाम्पल है परमिटिव फार्मिंग का। अब बात करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग का। अब आप लोग एक विलेज को इमेजिन कीजिए जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड कम है, लेकिन फैमिली बड़ी बड़ी हैं, इसलिए फार्मर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक साल में 2 या 3 क्रॉप्स को वह उगाता है। तो इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसको हम इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग कहते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग की, जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग भी बोल देते हैं। इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसमें फार्मर क्रॉप्स को सेल करने के लिए यानी कि प्रॉफिट लेने के लिए करता है। इसमें वो मशीन्स का, फर्टिलाइजर्स का और हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं उनका यूज़ करता है। और प्लांटेशन फार्मिंग इस प्रकार के एक लार्ज एरिया में एक सिंगल क्रॉप जो है वो उगाई जाती है, उसको हम प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। जैसे कि चाय के बागान लगा दिए, अमरूद का बाग लगा दिया या फिर कॉफ़ी का बाग लगा दिया। इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसको हम प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया की। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या हम साल भर एक ही फसल उगाते हैं? नहीं ना। इंडिया में क्रॉप्स 3 सीजन में उगाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं रबी की, खरीफ और जायद की। चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं। खरीफ की फसल ये जून के मंथ में उगाई जाती है और अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती है। रबी की फसल ये विंटर सीजन में उगाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट की। एक तो इनके लिए ठंडे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, दूसरा समर के सीज़न में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। अक्टूबर में सोन होती हैं और अप्रैल में काटी जाती हैं। वीट, ग्राम ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं हम जायद क्रॉप्स की। जायद फसलें जो होती हैं
ये रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें उगाई जाती हैं। कम टाइम पीरियड में उगाई जाती हैं, इनके लिए कम टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल हम वाटरमेलन और कुकुम्बर का ले सकते हैं। इनको हम बरसात के सीज़न में उगाते हैं। रबी, खरीफ और जायद फसलों का टाइम पीरियड पूछा जाता है। सीज़न पूछा जाएगा विंटर सीजन, मॉनसून सीजन या समर सीजन। तो रबी की फसल जो होती है उसके लिए विंटर सीजन होता है, खरीफ की फसल के लिए मॉनसून सीजन होता है और जायद जो क्रॉप्स होती है उनके लिए समर सीजन यूज़ होता है। और अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें तो अक्टूबर से मार्च में रबी फसलें होती हैं, खरीफ में जून से अक्टूबर का टाइम पीरियड होता है और जायद जो क्रॉप्स होती है वो मार्च से जून का टाइम पीरियड होता है। मेजर फूड क्रॉप्स जो इंडिया में उगाई जाती हैं, राइस, वीट, मिलेट्स और पल्सेस, दालें। अब हम मेजर फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। फूड क्रॉप्स होती क्या हैं? जो क्रॉप्स हम रोज़ खाते हैं जैसे कि राइस, वीट, पल्सेस, उन्हें हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं। ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट होती हैं। चलिए अब हम इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। राइस, ये इंडिया की स्टेपेबल फूड क्रॉप है। हीट और रेनफॉल दोनों की ही इसे ज़रूरत पड़ती है। हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि राइस ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा उगाया जाता है। जो मेजर स्टेट्स हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। नेक्स्ट है वीट। ये विंटर सीजन में उगाया जाता है। कूल क्लाइमेट के लिए इसके लिए ज़रूरी होता है। और मेनली अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वीट के। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स जो हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स, ये ड्राई रीजन्स में ग्रो की जाती हैं। पल्सेस की बात करें, पल्सेस जो हैं वो प्रोटीन का मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स मानी जाती हैं और सॉइल फर्टिलिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल है ग्राम, तूर, मूंग, इस तरह के। मिलेट्स ड्राई एरिया में बेस्ट उगाई जाती हैं। पल्सेस के लिए सॉइल जो है वो फर्टिलिटी बनाती है। फार्मर इन्हें प्रेफर करते हैं। अब कुछ कैश क्रॉप्स की भी बात कर लेते हैं। कैश क्रॉप पहले तो समझते हैं कि होती क्या है। पैसों के लिए जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं यानी कि सेल करने के लिए, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, टी, ये क्रॉप्स जो हैं सेल करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए उगाई जाती है, इसीलिए इन्हें कैश क्रॉप्स कहा जाता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। इंडिया में फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए गए। इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ा और फार्मर्स जो हैं उनको फ़ायदा हुआ था और इंडिया अनाज के मामले में इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके आने के लिए क्या किया गया? फर्स्ट तो हाई HVI सीड्स जो थे उनका यूज किया गया। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स की बात करें तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे खेतों में बटा हुआ है। मॉनसून पर हमारी डिपेंडेंस ज़्यादा है और हम ओल्ड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारे पास कमी है। तो दोस्तों हमने एग्रीकल्चर चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन देखी है। अगर हम कुल मिलाकर समझें तो एग्रीकल्चर चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये हमारी लाइफ का एक बेस भी है। एग्रीकल्चर इंडिया की बैकबोन माना जाता है। अगर आपको हमारा चैप्टर सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहें। थैंक यू सो मच।